हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी क्लास 10th मैथ की होने वाली है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट सेट पेपर को हल करेंगे, जो कि आज हमारा पहला सेट होगा। और इस वीडियो में ही हम पहले सेट के जितने भी 14-15 क्वेश्चन होंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए यदि 10-15 सेट पेपर को आप लगा लेते हो तो आप यकीन मानिए कि आप पेपर में 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी बायोलॉजी है क्लास 12th की, उसके एक सेट पेपर की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जल्दी ही मैं उसके दूसरे सेट की जो वीडियो अपलोड करने वाला हूं। इसके बाद जो क्लास 10 साइंस के उसके भी मैं सेट पेपर बना चुका हूं और जल्दी उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आइए, जो कि हमारा पहला सेट पेपर, इसके हम कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। हमारा सेट पेपर पहला होगा ये क्लास 10th सेट पेपर क्लास 10th मैथ का। ये हमारा पहला सेट पेपर होगा। तो एक एक करके क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसके बाद हम करते चलते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन 8318451106 इस पर आप व्हाट्सएप करें, हाई लिख के भेजें और आप वहां पर बताएं कि मुझे इस सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए। तो मैं आपके लिए पीडीएफ में वहां पर भेज दूंगा और आप पेपर से पहले कहीं से भी उसकी पीडीएफ प्रिंट निकलवा करके आप उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर मैसेज कीजिए तो मैं आपके लिए डाल दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोगों को मैथ में पता होगा कि आपका जो पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वहीं से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। आपके जो सेट पेपर मैंने बनाए हैं, तो हर सेट पेपर के लिए हर टॉपिक से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ना कि वो सरल है ना कि कठिन है, वो क्वेश्चन लिए हैं जो कि बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या। हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बताना कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम सबसे पहले बताएंगे कि ये परिमेय संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे, सॉल्व में लिखेंगे, माना 2+√3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोगों को टीचर ने पढ़ाया होगा कि परिमेय संख्या वे होती है जो P अपॉन Q की कंडीशन में होती है, उन्हीं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमने मान ली कि 2+√3 क्या है? एक परिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, बट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने इसको मान ली कि एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो इसको मान लेंगे। तो 2+√3 बराबर P अपॉन Q, या फिर यहाँ पर आप मान सकते हैं A अपॉन B। इतनी बात समझ में आ गई। इसका आप पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर √3 बराबर हो जाएगा P अपॉन Q माइनस की 2। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर इसके नीचे एक करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। √3 बराबर Q, इसका एलसीएम आ जाएगा। Q से Q यहाँ पर कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर P यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा 2Q। इतनी बात आपको समझ में आएगी। इसके बाद ये कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे P अपॉन 2Q अपॉन Q, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे P और Q, P और Q पूर्णांक हैं, अतः P अपॉन 2Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखो ये P अपॉन Q कंडीशन में है ना, A अपॉन B, यहाँ पर A को मान लिया। अगर A को मानेंगे तो A के स्थान पे आ जाएगा P माइनस की 2Q, और यहाँ पर Q के स्थान पे क्या, B के स्थान पे Q मान सकते हैं। तो P माइनस की 2Q अपन क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो आपकी √3 भी एक परिमेय संख्या होगी।
इतनी बात समझ। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके नीचे आप √3 के नीचे आप क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हो। तो ये भी क्या है, ये भी एक आपकी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें यहाँ पर सिद्ध ये करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास, मतलब अपोजिट कंडीशन की कह रहा है। यहाँ पर विरोधाभास है, तो विरोधाभास में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिख देंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो आपकी 2 + √3 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। दिख रहा है ना। तो यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या, अतः 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कितनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने। तो पहला क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या कर लेंगे, ठीक है, ये मेथड आपके मॉडल पेपर की, उस हिसाब से मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया हो। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हमने P/Q की कंडीशन में मान ली, पक्षांतर कर दिया तो √3 यहाँ पर पहुंच गया, इसके नीचे 1 कर लिया तो P-2Q/Q ये क्या होगी आपकी इस कंडीशन में। तो यहाँ पर लिखते P और Q पूर्णांक, अतः P-2Q/Q एक परिमेय संख्या होगी। तो √3 भी क्या परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, विरोधाभास मतलब अपोजिट है। तो ये परिमेय संख्या, लेकिन हम सिद्ध क्या करना, अपरिमेय। तो आप लिख देंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 + √3 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप सॉल्यूशन में से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेट का 2 किलोग्राम क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए को इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। कितना था, 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और वही 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में क्या करना है आपको, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको हम करते हैं। तो आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में मतलब समीकरण में व्यक्त करना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना, क्या मान लेंगे, 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य आप अपने मन से मान लेंगे। तो मैं लिख लूंगा माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या मान लेंगे, 1 किलोग्राम सेब का आप मूल्य मान लेंगे अपने मन से। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लेंगे x रुपए। इतनी बात समझ में आ गई। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लेंगे आप y रुपए।
इतनी बात समझ। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए मान लेंगे, जबकि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य आप y रुपए मान लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार वो क्या करा, प्रश्नानुसार वो कह रहा, क्या कह रहा, उसने कहा 2 किलोग्राम सेब, तो 2 किलोग्राम सेब है तो प्रश्न अनुसार 1 किलोग्राम का x रुपए, तो 2 किलोग्राम का क्या होगा 2x हो जाएगा। तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर दोनों का मूल्य कितना है 160 रुपए, दोनों का योग। तो 2 किलोग्राम हो गया आपके सेब और 1 किलोग्राम हो गया आपका अंगूर, तो 1 किलोग्राम का क्या है y होगा, और यहाँ पर दोनों का मूल्य कितना है 160 रुपए है, तो a 160 समीकरण नंबर दे देंगे आप 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले मैंने क्या किया, मान लिया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य आपने x रुपए मान लिया, जबकि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य आप कितना मान लिया y रुपए मान लिया। यहाँ पर प्रश्न अनुसार वो अपन को क्या करा ना, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए, तो 2 किलोग्राम, देखो 1 किलोग्राम का तो x है तो 2 किलोग्राम का 2x हो जाएगा, 1 किलोग्राम का क्या 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपए है, और दोनों का कितना है, दोनों को मिला करके 160 रुपए है दोस्तों। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसने कहा ना 1 महीने बाद, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या होगा, उसने कहा ना 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, तो सेब का मूल्य तो 1 रुपए है, तो 4 किलोग्राम का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x। और 2 किलोग्राम अंगूर, तो अंगूर का तो आपने y माना, तो 2 किलोग्राम का क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाता है 300 रुपए हो जाता है, तो 300 रुपए, 2 का आप क्या दे देंगे भाग दे देंगे, 2 लिख देंगे, 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग देंगे क्या 2x प्लस 2 का भाग देंगे तो 2x हो जाएगा, y बराबर 150, आपका यही इसका राइट आंसर होगा। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने अपने मन से मान लिया, इसके लिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य था वो x रुपए मान लिया, जबकि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने y मान लिया। प्रश्न अनुसार हमने देखा तो उसने कहा ना 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या था, किसी दिन 160 रुपए था, वही 1 महीने बाद क्या हो जाता है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। हमें करना था इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था, तो हमने इसमें 2 का भाग दे दिया, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, हमारे सेट पेपर में 15 क्वेश्चन है। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि 15 क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो लंबी हो जाएगी, बट अगर आप 100% में गारंटी देता हूं यहां से इस सेट से 1-2 क्वेश्चन तो पेपर में 100% आने ही आने। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन समझिए, समीकरण आप नोट बनाते चलें। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 को हल कीजिए। उसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0 इस सॉल्यूशन, मतलब इसका हमें सॉल्यूशन करना है, इसको हल करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 को हल करना है। तो आइए कैसे करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को लेंगे जो दिया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 दिया, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 कर लेंगे, इसके नीचे 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 4। जब 4 एलसीएम आ गए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का भाग इसमें करेंगे तो गुणा करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 4 का यहाँ पर हो जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बटेगा 1 बराबर 0। इसके नीचे 1 करो, 3 गुणा कर दो, 1 का गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बराबर 0। इसका 4 को 0 में हो जाएगा, कितना है 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे गुणनफल, तो इसका गुणा करेंगे पहले इसमें करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा। अब 4 आ गए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 के ऐसे गुणनफल करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि बीच की संख्या हमारी आ जाए। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या था x था, क्या था x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, वही मिस्टेक होगा, सॉरी। तो यहाँ पर अब हम ऐसे गुणा करेंगे 4 के कि हमारा कितना आ जाए 4 आ जाए। तो 4 के गुणा करेंगे तो 4 के क्या होते हैं 2 दूनी 4 होता है, तो 2 + 2 लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर करेंगे तो 4x स्क्वायर, इतनी इसको क्या लिख देंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। इतनी बात आपको क्लियर आ गई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, इसको 2 भागों में, इसको 2 भागों में। तो इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा, तो हम क्या मिले कॉमन ला 2x कॉमन मिला, तो 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2 और इसके बाद x
2x तो बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पर 1 को मिल रहा तो 1 ले लेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई। फैक्टर का एक नियम होता है, गुणनखंड का एक नियम क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर यदि दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, यदि दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं तो आपका ये फैक्टर जो गुणनफल होते हैं वो सही होते हैं, और यदि सेम नहीं आते तो आपका गलत माना जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो 2x प्लस 1, बाहर वाली संख्या को एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब गुणा वाली संख्या, या फिर आप गुणावाली करना चाहो तो गुणावाली कर सकते हो, नहीं तो कोई कह सकते हो दोनों संख्या सेम है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो दोनों को एक ब्रैकेट में, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, होल स्क्वायर यहाँ पर चढ़ा देंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। इतना आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो इसको यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर माइनस के 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब गुणा वाली संख्या बटे में तो x बराबर माइनस के 1/2 इसका राइट आंसर होगा। आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो एलसीएम 4 आ गया, इसका गुणा इसमें किया तो 4x स्क्वायर, इसका इसमें किया तो 4x प्लस 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर 1 इक्वल टू 0 था 0, इसके नीचे 1 किया और 3 गुणा कर दिया, कैंची गुणा कर दिया तो यहाँ पर हमने किया तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके हमने कर लिया गुणनखंड तो इसका गुणा हमने इसमें किया तो 4x स्क्वायर, तो 4 आ गया तो 4 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमारा बीच की संख्या आ जाए, तो बीच की संख्या 4 तो यहाँ पर 2 दूनी 4x तो 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2x को हमने कॉमन ले लिया तो 2x बचेगा, 2x प्लस 1 यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 1, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों को एक ब्रैकेट में कर लिया और यहाँ पर हमने निकाल लिया। तो आपको ये समझ में आ गया हो। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा सकूं और आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। और यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, तो आप वहां पर मुझे हाई लिख के भेजिए, मैसेज बताइए कि मुझे किस सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि द्विघात समीकरण 6 प्लस x माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। क्वेश्चन हमारा अगला है कि द्विघात समीकरण 6 प्लस x माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको हम थोड़ा क्रम में लिखेंगे, इसको लेंगे तो 6 प्लस के x माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 0, इतना इसको क्रम में लिख लेंगे। मतलब द्विघात समीकरण का जो रूप होता है उसमें लिखेंगे। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, एक x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में लिखने के लिए हमें घातें आगे लानी पड़ेगी, तो यहाँ पर लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस bx को x को यहाँ पर x और प्लस c अचर राशि c6 बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में। मैंने क्या किया, इसको आगे लिख लिया, बीच वाले को ज्यों कहते हैं इसको पीछे लिख दिया। अब इसमें हम माइनस का भाग देंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का भाग देने पर, माइनस का भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस का भाग देने पर तो क्या होगा आपका 2x स्क्वायर, यहां पर देंगे तो आपको दिख तो रहा ना, ठीक है, यहां पर माइनस के x और माइनस के 6 बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 6 का गुणा पहले इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 के हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि हमें बीच की संख्या प्राप्त हो जाए। बीच की संख्या है यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 1, तो हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि हमारा कितना आ जाए 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 की करना तो 4 क्या होता है, घटाने पर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस है तो आप घटाएंगे, अगर प्लस है तो आप जोड़ेंगे। तो 12 तो 4 12, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो आइए करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 माइनस के 3 और बाहर लिखेंगे x माइनस के 6 बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका माइनस को गुणा कर देंगे, यहाँ से x का यहाँ से माइनस का, तो 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, दो बराबर भागों में बांट लेंगे। इसमें से कॉमन मिलेगा तो वो क्या मिलेगा 2x कॉमन मिल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x
इतनी बात समझ में आ गई। माइनस के यहाँ पर 2x कॉमन ले ली तो क्या अंदर क्या बचेगा ओनली 2, प्लस के यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है आपको 3 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा आपका x, यहाँ पर क्या बचेगा जब 6 कॉमन 3 ले ली कॉमन तो 3 दूनी 6 बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इन दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में नियम होता है सेम अगर आते हैं तो सही होता है, बाहर वाली संख्या को एक ब्रैकेट में तो 2x प्लस के 3 बराबर 0। इतनी आगे समझे। अब यहाँ पर 0 से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे अर्थात तुलना करेंगे, तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो आप लिखेंगे 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करेंगे तो क्या होगा आपका x माइनस 2 बराबर 0, इसकी भी कर देंगे तो यहां पर क्या होगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां पर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2, एक तो हल आपका a आ जाएगा, एक मूल आपका a आ जाएगा, जबकि 2x बराबर माइनस के 3 पक्षांतर कर दिया मैंने, तो यहाँ पर 2 को गुणा वाली संख्या को बटे में पहुंचा देंगे, भाग में पहुंचा देंगे, x बराबर माइनस के 3/2। इस प्रकार से हमारे x के दो मान आ रहे, पहला मान है 2 और दूसरा मान है माइनस के 3/2। तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आइए इसको हम साफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप क्वेश्चन लिखते चलें और आप वीडियो को देखते चलें, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट सेट पेपर है ये, और पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, आप लिखते चले नोट्स बनाते चले, जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात देखो क्वेश्चन है एक मोटर बोट, क्वेश्चन को पढ़ते हैं इसके बाद हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले मैथ का यही फंडा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जो कुछ मटेरियल है उस मटेरियल को आप लिखेंगे, और लिखने के बाद आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, फार्मूला अगर आपको आते हैं तो आप पेपर में क्वेश्चन को कल ले जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो उसने कहा ना एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक ले। देखो प्रतिकूल हुआ अनुकूल, एक उसके साथ जा रही एक उसके अपोजिट जा रही, अपोजिट जाने में 1 घंटा समय अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। उसने कहा सबसे पहले तो देखो मैं बताऊं यहां पर कि आपको जो ज्ञात करना उसको पहले अपन देखेंगे क्या ज्ञात करना, धारा की चाल। तो आप मान लेंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, जो ज्ञात करना उसको हमने मान लिया x, क्या मान लिया x मान लिया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद जो मैं दिया है क्या दिया क्या है स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल कितनी दी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ आई। स्थिर जल में चाल जो दी है ना उसको हमने लिखा 24 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। अब वो कह रहे हैं ना 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में,
और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय। तो आपको यहाँ पर जो दो चाल दी है वो क्या दी है आपकी, वो एक प्रतिकूल और एक अनुकूल। तो यहां पर आप लिखेंगे जल के अनुकूल, जल के अनुकूल चाल। जब अनुकूल की बात हो तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। अनुकूल का मतलब उन्हीं के साथ, उसके साथ जा रही, साथ में जा रही, तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। तो जल के अनुकूल चाल, तो एक चाल है 24 और दूसरी चाल है x, तो x 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझे। जल के अनुकूल, सबसे पहले धार जो ज्ञात करना उसको आपने मान लिया x। अब जो दिया है 24 किलोमीटर दिया है, अब उसने कहा ना जल के अनुकूल, देखो 32 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, मतलब 32 किलोमीटर उसके साथ जा रही और आ भी रही, चाल दो चाल है, जाने में भी और आने में भी। अनुकूल का मतलब दोनों साथ ही में जा रही, तो यहां पर दोनों चालें जुड़ जाएंगी। तो जल के, अब अगली लिखेंगे जल के प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा उसका, तो क्या होगा 24 माइनस के x किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझे। जल के अनुकूल क्या होगी, चालें जुड़ जाती है, जबकि प्रतिकूल में चाल कट जाती है। तो 24 माइनस के x, इतनी बात होगी। अब प्रश्न अनुसार वो क्या कह रहा, वो कह रहा है ना 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 32 किलोमीटर दूरी है उसके, किसके प्रतिकूल, मतलब इस चाल के प्रतिकूल जाने में समय लग रहा। तो आप लिखेंगे 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। क्या, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, ठीक है, माइनस 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर 1। इतनी बात आपको समझे। 32 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, और उसने कहा ना 32 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, और वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक लेता है। तो 1 घंटा समय अधिक लेता है, तो अगर आप ए यहां पर लाएंगे और ए वहां पर, इसको यहां पर ले जाओ, इसको यहां पर, उसको वहां पर ले जाओ, तो देखो यहां पर क्या 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, उसने क्या कहा 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, ध्यान रखना जाने में लगा समय। इसको हमने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। इसको उठा करके आप यहां पे ले जाएंगे तो ये -32 है, तो वहां पर क्या हो जाएगा प्लस के 32 हो जाएगा ना। और जब प्लस के 32 हो जाएगा तो वो यही तो कह रहा है कि वही दूरी अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक लेती है। तो इसके समय 1 घंटा अधिक लेती है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। हमने यहाँ पर इसको ले लिया, तो आपको यहाँ पर फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या आपने यहाँ बन दिया कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय और 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर क्या 1 हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई जी। अगर आप वहां पर ले जाएंगे तो 1 घंटा समय अधिक ही होगा। तो देखो समय चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है कि नहीं होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 32 किलोमीटर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 32। अब धारा के प्रतिकूल, अब बटे, देखो समय है तो समय बराबर क्या हो गया, समय ज्ञात करना है, तो समय कितना है, तो दूरी कितनी है 32, और चाल कितनी है, और कौन सी चाल प्रतिकूल चाल, तो यहां पर क्या है 24 माइनस के x, ठीक है, माइनस 32 दूरी वही है। अब यहां पर क्या है अनुकूल है, तो अनुकूल क्या है 24 प्लस x बराबर 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, मैं यहां पर कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आपने ले लिया होगा। अब इसके बाद देखो इसका आगे काम करते हैं। अभी हो गया, इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या है आपका 32 बटे 24 माइनस के x माइनस 32 बटे 24 प्लस के x बराबर 1। एलसीएम ले लेंगे तो 24 माइनस के x आ जाएगा दोस्तों, और इसका भी आएगा साथ में 24 प्लस x। इतनी बात समझ में आ गई। एलसीएम ले ली तो अब 24 माइनस एक्स से 24 माइनस एक्स कट जाएंगे का मतलब कट जाएंगे। अब कट गए तो कट गए, तो यहाँ पर ये बचे, तो यहाँ पर क्या है 24 प्लस एक्स, तो यहाँ पर आएगा आपका 24 प्लस एक्स
और गुणा हो जाएगा आपका कितने का 32। -32 है तो -32, इससे ये कट जाएंगे तो जी बचेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 24 माइनस के x बराबर 1। इतनी बात समझ आ गई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 32 का जब 24 में गुणा करेंगे तो करके देखते हैं यहाँ पर। तो 32 गुणा 24 तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 8, 4 2 6 7। तो इसका आ गया 768। कितना आ गया 768। इसका गुणा किया 768 प्लस 32x माइनस इसका कितना आएगा 768, इसका किया और यहाँ पर भी माइनस के 32x, माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस बटे। अब इसका करेंगे तो देखो a माइनस के b और a प्लस के b, ये a माइनस के b और a प्लस b आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में पढ़ा होगा। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्गांतर का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 24 क्या होता है 576 माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप लिख ले ठीक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर 32 32 कितना हो जाता है आपका 64x हो जाएगा, 64x हो गया। इसके बाद इसके नीचे 1 करना और यहाँ पर क्या बचा आपका 576 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 1। इसके नीचे 1 करो 3 गुणा करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेंगे तो यहाँ पर 576 माइनस के एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना 576 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64x। इसको यहाँ पर ले आओ तो यहाँ पर ये क्या होगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64x और यहाँ पर जो हो गया इसके बाद प्लस के 576 बराबर 0। इसके बाद इसका भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 64x और यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 576 बराबर 0। अब 576 के ऐसे गुणनखंड करना हमारे लिए कि हमारा कितना आ जाए, यहाँ पर घटाने पर कितना आ जाए 64। तो मैं पहले से करके रखा हूं तो आप देख लेना यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसको आप लिख देंगे 72 माइनस के 8, 72 में से 8 जाएंगे तो 6 2 हाँ सही। तो 72 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 64 ही बचेंगे और यहाँ पर x माइनस के 576 बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आइए फिर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 72x, यहाँ पर इसका करेंगे तो माइनस के 8x माइनस के 576 बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो इसके बाद देखते हैं हम। तो यहाँ पर इन दोनों को एक ब्रैकेट में करते हैं तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 72, यहाँ से माइनस के 8 कॉमन मिल रहा तो यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर भी 72 बचेगा तो 72 बराबर 0। इतनी आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट एक ब्रैकेट में तो x प्लस 72 हो गया और एक बार वाली संख्या को एक ब्रैकेट में तो x माइनस 8 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे 0 से तुलना करेंगे तो 0 से तुलना करते हैं तो यहाँ पर करते हैं तो x प्लस 72 बराबर 0, इसकी कर देंगे तो x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 72 हो गया, x बराबर माइनस के 72, x बराबर 8। तो हमारा ये नहीं हो सकता क्योंकि जो भी हमें ज्ञात क्या करना था हमें धारा की चाल, तो धारा की चाल ऋणात्मक नहीं होती है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6वां। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोशिश करता हूं अगर फिर भी नहीं आए हो तो अगली बार नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए, फिर भी आप थोड़ा अभी एडजस्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा दिया है उसने कहा बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, हमारा ये क्वेश्चन दिया। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है
वो है बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों के जो भी टीचर वगैरह हैं उन्होंने आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दिया होगा और उन्होंने आप लोगों को सिखाया भी होगा, ठीक है, क्योंकि सभी टीचरों ने जितनी भी मेहनत की है उनके लिए बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा पाया, ठीक है। और अभी भी मेरे पास बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि मुझे भी थोड़ा ऑफलाइन पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैं टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और आप अच्छे से क्वेश्चन सीखें। पेपर में जरूर ही आप लोगों को मेरी वीडियो द्वारा आपको फायदा होगा, तो मैं खुश नसीब हूँगा। तो देखिए आइए समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है बिंदुओं, दो बिंदु दिए हैं, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आप लोगों को टीचर ने फार्मूला बताया होगा, दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आपके लिए x2 और x1 तो दिए नहीं है, दिए कैसे नहीं दिए, आपकी एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये हो गया, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। इतनी बात आप समझ में आ गई और आप रख देंगे इसके मान। तो x2 का मान कितना है आपका माइनस के a, माइनस लगाओ माइनस लगाओ, x1 का मान कितना है आपका a, तो a का होल स्क्वायर, ये कॉमा है, का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना दिया माइनस के b, तो माइनस के b, माइनस लगा माइनस, y1 का मान कितना दिया b, तो b का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो माइनस के और माइनस के कितना होता है, तो माइनस के a और माइनस के क्या होता है 2a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 2a का होल स्क्वायर। अब गुणा मत कर देना कि नहीं तो सोचोगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b क्या हो जाएगा माइनस बी 2b हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 2b का होल स्क्वायर। इतनी भी आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दो दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप लोगों को पता है 4 है तो 4 का रूट क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और यहाँ पर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके अंदर ये, तो ये दो रूट कहाँ पर हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो 2 आपका बाहर निकल गया, तो अंदर बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये बात मैं वैसे ही बता रहा था कि 4 जो होता है उसका किसका 4 का वर्ग क्या होता है 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, जो जोड़ी में होती है ना वो कहाँ पर आ जाती है रूट से बाहर आ जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पूरी तरह से 15 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसको हल करेंगे। तो आइए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है, यदि बिंदु a x, y, b माइनस के 5, 7 और c माइनस के 4, 5 संरेख हों, तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर भी बता रहा हूं कि मैं कोई भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं, क्योंकि सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ही होते हैं। कुछ स्टूडेंट मेरे से कहते हैं कि सर मॉडल पेपर पर निशान लगा दो, तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका पता है आपकी किताब 300-400 पेज होते हैं, और मॉडल वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, मॉडल में सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब मॉडल में ही पता चला कि 50-60 पेज हो जाते हैं। अब उन्हीं में से मैं क्या इंपोर्टेंट बता दूं, वो तो इंपोर्टेंट ही, और उनमें से क्या इंपोर्टेंट, फिर भाई आप पढ़ ही क्यों रहे हो। अगर आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ ही क्यों रहे, पैसे देके आप डिग्री खरीद लीजिए तो आपका सही रहेगा। इसलिए भैया मैं आप लोगों को कभी कुछ नहीं कहूंगा, जब तक मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा वीडियो डालता रहूंगा तब तक मैं कभी कोई कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। आपको परीक्षा की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट होते हो, आपके
आपके आने वाले फ्यूचर में भी आपको वो चीजें काम आती हैं। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी इस टाइम पर कभी भी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट ना माने। आपके टीचर ने जितना भी पढ़ाया आप उसी चीज को इंपॉर्टेंट समझे कि सब जितना हमने पढ़ा वही हमारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आइए बातें ना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए x, y, b -5,7 और c -4,5 संरेख हो तो ए और x और y के बीच आपको संबंध, ठीक है, संबंध ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर संरेख होगा तो संरेख में क्या होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तो सबसे पहले ये दिए तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर दिया है क्या दिया, a x, y, इतनी बात समझ, b -5,7 c 4,5, इतनी बात समझ में आ गई, बराबर इसको आप मान लेंगे x1 y1, इसको क्या मान लेंगे x1 y1 बराबर इसको मान लेंगे x2 y2, इसको x2 इसको y2, यहाँ पर x3 y3, इतनी बात समझ में आ गई आपको, x1 y1 x2 y2 x3 y2। अब उसने कहा ना संरेख होंगे तो संरेख में होता क्या है दोस्तों, तो आप लिखेंगे संरेख में जब लिख देंगे ए बी सी, क्योंकि ए बी सी क्या है, संरेख है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, संरेख में क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगर संरेख है तो संरेख में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो पहले एबीसी का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, देखो मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा, सबसे पहले आप 1/2 लिखेंगे, इतनी बात समझ जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे x, ठीक है, ये आप ट्रिक समझेंगे या फिर कैसे समझें, मेरे कोई ट्रिक नहीं है, 1/2 x, यहाँ पर y प्लस x y प्लस x y बराबर 0। बोलोगे क्या लिख दिया भैया, 1/2 x y इतना कर सकते ना। अब देखो यहाँ पर फार्मूला कैसे बनते, चुटकियों में फार्मूला बने, चुटकियों में। तो 1/2 यहाँ पर 1 क्या लिखेंगे, 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 3, इतनी बात है समझ, 1 2 3, इसके बाद x1 हो गया, यहाँ पर 2 क्या 2 के बाद फिर क्या आता है 3 के बाद क्या आता है 1। तो देखो 123 2 से 31, अब x2 हो गया, x1 x2, अब यहाँ पर क्या होगा x3, अब यहाँ पर 3 के बाद क्या आता 1 और यहाँ पर 1 के बाद क्या आता 2। तो आपको देखो ध्यान रखना है, 123 2 से 31 312, 123 2 से 31 312, इस प्रकार से आप त्रिभुज का फार्मूला लिख सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, या फिर आप वैसे भी याद कर सकते हैं, यही होता है x1 का मान कितना है x, y2 का मान कितना है 7, y3 का मान कितना है 5 प्लस x2 का मान कितना है दोस्तों -5, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा -5, y3 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है y प्लस x3 का मान कितना है -4, तो -4, y1 का मान कितना है y2 का मान कितना है 7 बराबर 0। इस 2 को वहां पर पहुंचा दो, तो मैं इसको मिटा देता हूं। इतनी बात आपको समझ में आई। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया था एबीसी संरेख है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है, तो शून्य के बराबर मान लिया। तो इसको मैं डिलीट करता हूं। आइए तो करते हैं, तो इस 2 को यहाँ पर पहुंचा देंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर बचेगा x, अब यहाँ पर क्या बचेगा 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप लोगों को पता होगा ना 2, तो 2 माइनस है तो माइनस को यहाँ पर कर दो, तो माइनस के 5, अभी लिख लो, यहां से लिख लो माइनस के 4 और यहाँ पर y माइनस के 7 बराबर 0, ये 2 पहुंच गए तो 0 हो गया ना। अब यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस के 25 माइनस माइनस प्लस के 5y माइनस के 4y, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के 28 बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अगर इतनी बात अगर समझ में आ गई दोस्तों, तो देखो इसके बाद क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखो 2x, यहाँ पर 5y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा ओनली y, अब 28 में से 25 जाएंगे तो क्या बचेगा प्लस के 3 बराबर 0। यही आपका संबंध ज्ञात करना था x और y में, तो यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आज हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद हमारे 15 इस सेट में मेरे हिसाब से
16 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन तो आज हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपके बचते हैं 8 या 9 क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जो कि मैं आपके लिए कल अपलोड करूंगा, कल आपकी 3 तारीख है, तो 3 दिन में एक सेट पेपर के लिए मैं जैसे भी कोई व्यवस्था करके आपको दूंगा। तो 3 दिन में आपको भी एक सेट पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हमारा एक स्पेशल बैच, मान लीजिए कि स्पेशल बैच में 3 दिन में हर सब्जेक्ट का एक सेट पेपर कंप्लीट करना है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप रिपीट करके देखिए, विश्वास करना, ठीक है। मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर हूँ, ठीक है, कि आपके पेपर में जितने भी सेट पेपर लगाऊंगा 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि पेपर में 100% क्वेश्चन आएंगे। बस ये है कि आपको सेट पेपर अच्छे से लगाना है, जितनी बार हो सके उतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना समय दिया वीडियो देखने के लिए, और हो सके तो आप अपने भाई बहनों के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।